चलो बच्चों, तो हम लोग बात कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग कैलॉर्स लॉ के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, ठीक है। कि जो कैलॉर्स लॉ था उसको हम लोगों ने स्टडी किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, याद करो। मैंने क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दिया था और क्वेश्चन कुछ अजीब सा आया था आंसर वही वाला। तो आज हम कैलॉर्स लॉ के एप्लीकेशन पे फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी तो कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वर्ड इज यूज्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर स्टडी करेंगे, जहां पे उनकी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। अल्फा परसेंटेज लेस देन 100% होगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग वाले केस में तो 1 होता है, वो आपको पता है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ से बच्चों है ए प्लस, देन आपका बी माइनस, थोड़ा सेक्शन इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो ए बी आपका रिएक्टेंट है। ए बी मेरा नाम है इसलिए ए बी नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, ये बात समझ लो, बस लिखा है आपको समझने के लिए। ए बी आपका रिएक्टेंट है, ये बच्चों आयोनाइज हुआ है ए प्लस के अंदर बी माइनस के अंदर इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे ये यूनिटी है 1 है, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट आपके 0 0 होंगे बिकॉज टाइम आपका 0 है। नेक्स्ट बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन के हम बारे में, दिस इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। इससे कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिया है मैंने, ठीक है। ए बी का 1, इसका 0 0 यूनिटी। फिर बच्चों आफ्टर टी टाइम बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम के बाद में, इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हो गया सपोज 1 माइनस एल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कितना फॉर्म हुआ है एल्फा यहाँ से और आपका ही एल्फा। और एल्फा मैंने केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस भी किया था इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कितना पार्ट एसोसिएट होता है। तो दोनों को लेके, रिएक्टेंट को लेके भी और प्रोडक्ट को लेके भी, कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट, भाई यहाँ टी टी इक्वल टू 0 से टी में कन्वर्ट होना, 0 से टी टाइम में। फिर ये आपके रिएक्टेंट का जो कन्वर्जन है और जो प्रोडक्ट कन्वर्जन है, दोनों को लेकर मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन किया था, इक्वल वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो जब टी, अब ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि जब रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो रिएक्शन प्रोसीड होने पे अल्फा पार्ट आपका, अल्फा के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स और उसका रेशियो निकाल देते हैं कि भाई आपका टी टाइम बाद कितना डिसोसिएशन हुआ है ना, कितना मोल्स आपका बचा है, तो उनका रेशियो निकालते हैं, वही टर्म है आपका अल्फा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा एम सी, और ये आपका हो गया लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं देखो एक चीज मैं और थोड़ा सा बताऊं आपको, कि मैं क्या इसको ऊपर वाले को लैम्डा एन सी बोल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो रिएक्टेंट आपका 1 है, तो 1 रिएक्टेंट के लिए हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है तो आपको डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो भाई वो तो 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो लैम्डा एम जो सी है वो डिफाइंड होगा आपका टी टाइम बाद, टी टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है ये, तो ये लैम्डा एम सी। लैम्डा इन्फिनिटी की बात करेंगे तो भाई टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत लंबा टाइम है जहाँ पे ए का जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 1 माइनस 1, और ये बनेगा आपका 1 और यहाँ से बनेगा 1। इसको अपन 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जितना पार्ट निकलेगा उतना बनेगा। तो ये आपका हो गया यहाँ से 0, बाकी बना 1 और 1। तो ये जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब आप ध्यान दो, जो आपका यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, वो आप यहाँ पे कितना मिलेगा 0, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 माइनस एल्फा। अब ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हो इनके रेशियो। रेशियो बच्चों कैसे निकाले जाए, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन सेकंड ले लो। तो अल्फा बच्चों बेसिकली डिपेंड कर रहा है लैम्डा एम सी पे, और सेकंड अगर बात करें, अरे फर्स्ट वाले फैक्टर में ना, इस वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ, लैम्डा एम सी। भाई लैम्डा एम सी किस पे डिपेंड करेगा, जो अल्फा पार्ट रिमूव हुआ है, फिर इन्हीं पे डिपेंड करेगा ना, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन लैम्डा एम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, बताओ मुझे। लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी इसकी बात, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो 1 पे डिपेंड करेगा, बनी तो फॉर्म भाई प्रोडक्ट के साइड में जो फॉर्म हुआ है उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो लैम्डा एम इन्फिनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1। अब समझ में आया? ये दो इक्वेशन बन गई, एक ऊपर वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। बेसिक सा टर्म है, इसलिए अल्फा का जो फॉर्मूला है ये आपको इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जाता है। वैसे यहाँ पे आप सीधा इसको याद रखो कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी, सी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगा, इन्फिनिटी वाला नीचे रहेगा, बस वैल्यूज रखी होंगी, उनको सॉल्व करना होगा। या फिर क्वेश्चन के अंदर कभी ऐसे रिएक्शन दी जाए तो उस रिएक्शन को आपको इसी तरीके से लिखना है कि भाई मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, T इक्वल टू 0 पे 0 0 होंगे,
फिर रिएक्शन प्रोसीड होगी, आफ्टर टी टाइम बाद 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा अल्फा होगा, है ना। टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपका 1/1 बनेगा। भाई रिएक्टेंट तो जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा इन्फिनिटी टाइम पे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अच्छा, पानी बहुत डाला गया ना इसलिए। चलो यहाँ तक समझ में आ गया पहला पॉइंट, ध्यान देते हैं। इसका बच्चों हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने फिर से लिया यहाँ से ए बी, ये कन्वर्ट हो यहाँ से हुआ है इक्विलिब्रियम लेके ए प्लस एक्वस एन बी माइनस के अंदर। जहाँ पे हम बात करें टी इक्वल टू जीरो पे, तो ए बी रेक्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 होगी, ये दोनों 0 0 होंगे, ठीक है। टी इक्वल टू टी टाइम बाद अगर बच्चों बात करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एल्फा इंटू सी, 1 माइनस एल्फा इंटू सी, ये कितना होगा, ये आपका एल्फा, यहाँ से क्या निकलेगा एल्फा इंटू सी, और ये भी आपका एल्फा इंटू सी, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आएगा केसी, तो केसी इक्वल टू क्या होगा, भाई जो प्रोडक्ट है उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बी माइनस डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है कि भाई ये जो केसी लिख रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, इट इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इस अल्फा सी, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है, तो बस हम वैसे फॉलो करने वाले हैं। तो ऊपर बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा सी का मल्टीप्लीकेशन ए प्लस होगा, बी माइनस बी आपका अल्फा सी हो जाएगा, डिवाइड बाई, नीचे आप देखो तो यहाँ से ये क्या मिला, रेक्टेंट वाला कॉन्सेंट्रेशन आपका टी टाइम बाद, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी, और ऊपर से होगा आपका इनका मल्टीप्लीकेशन करते हुए इन दोनों का, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी एक सी दिख रहा है, तो सी से हम एक सी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका अल्फा सी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आई, क्लियर। यहाँ से केसी की वैल्यू आपकी आ गई है अल्फा सी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है और आंसर आपके बने। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है। देखो, फॉर 0.01 कैपिटल एम एसिटिक एसिड, ठीक है, बिग इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इट्स मोलर कंडक्टेंस एट 0.01 कैपिटल एम इज 200, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन दोनों का, ये आपको दे रखा है आर 100 एंड 900, ठीक, एट infinity dilution, then calculate alpha comma kc बच्चों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करता हूं, देखो बेटा, क्वेश्चन आपका है फॉर 0.01 कैपिटल एम एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सी की वैल्यू आपको पता चल गई है, इट्स मोलर कंडक्टेंस एट 0.01, भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 है ना, उसी कंडीशन में एसिटिक एसिड का जो आपका मोलर कंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू है 200, एंड मोलर कंडक्टेंस आपके एसिटिक एसिड में जो आपके दो पार्ट हैं कैटाइंस और एनाइंस, उनका भी दे रखा है, मतलब आपका एसिटेट आयन का और H प्लस आयन का 100 और 900, है ना। और ये जो वैल्यूज गिवन है ये वैल्यू इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे है, मतलब बात को समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, और बच्चों इसका डाइल्यूशन किया गया, बहुत सारा पानी डाला गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्वेश्चन में इन्फिनिटी वर्ड यूज किया, इन्फिनिटी डाइल्यूशन, बहुत सारा पानी ऐड किया गया है, तो क्या मिलेगा, CH3COO माइनस और मिलेगा H प्लस है, यही मिलेगा। तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन करने के बाद आपको इन दोनों की जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, इसकी आपकी वैल्यू दे रखी कितनी बेटा 100, और H प्लस की वैल्यू है आपकी 900, करेक्ट है। और उसने पूछा कि फिर अल्फा क्या होगा, केसी क्या होगा। अब समझ में पूरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पे टर्म को लिख लो, टर्म को कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 200 का मतलब क्या, जो 200 है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस है, तो भाई मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दो, ये हो जाएगा लैम्डा एम सी
भाई सी कॉन्सेंट्रेशन पे वैल्यू कितनी एसिटिक एसिड की 200 है, तो लैम्डा एम सी इक्वल टू आपका हो गया 200। एक तो ये डाटा मिल गया। दूसरा बच्चों, लैम्डा एम इन्फिनिटी पे आपके एसिटेट आयन की वैल्यू आपको दिख रही है, और देखो भाई कितनी है एसिड आयन की 100, एच प्लस आयन की कितनी है 900। अब सभी को समझ में आ रहा है? यस। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या चाहिए कि लैम्डा एम सी तो हमें पता है, और अल्फा निकालने के लिए जरूरत किस किस की होती है, अभी पढ़ाया था मैंने कि लैम्डा एम सी ऊपर होना चाहिए और लैम्डा एम इन्फिनिटी नीचे होना चाहिए। तो लैम्डा एम सी की वैल्यू तो पता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी कहीं से पता चलता है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी कहाँ से पता चलेगा बच्चों? जो आपको कैटाइंस और एनाइंस दे रखे हैं उनकी वैल्यू से, भाई वो आपकी लैम्डा एम इन्फिनिटी वैल्यू है। तो आपको मैंने पढ़ाया था ना कि भाई इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे अगर आपको इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी है, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, तो आप एडिशन करते हैं बाकी जो भी गिवन कैटाइंस एनाइंस होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर एसिटेट आयन CH3 C डबल ओ माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर H प्लस आयन। तो इन दोनों की वैल्यू उठा के सीधा ऐड कर दो, बैलेंसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट टर्म तो नहीं, इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया, बट अगर बैलेंस हाँ मोलर टर्म पूछा गया, बैलेंस कर भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ऑलरेडी बैलेंस होते हैं। एसिटिक एसिड को आयनाइज करो तो एसिटेट आयन मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, कोई कॉफिशिएंट यहाँ का वन वन होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है कितनी, 100। इसकी आपकी 100 है, और ये वैल्यू इसकी दे रखी है आपको 900। जरा दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी 1000। अब यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो लैम्डा एम सी कितना है 200 ऑलरेडी दे रखा है, तो 200 ऊपर लिख लो, डिवाइड बाई 1000 नीचे, तो कितना आंसर आ गया 200 डिवाइड बाई, यस 200 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, 0.2 इज द राइट आंसर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 0.2। तो 0.2 कितने बच्चों की आई है? इसके बाद उसने पूछा केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो केसी की वैल्यू आपको निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका क्या होगा। तो केसी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था बच्चों, सी एल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा, यही था सीधा। एल्फा अपन ने अभी निकाला है 0.2, ठीक है, और सी की वैल्यू बच्चों दे रखी है ऑलरेडी 0.01, तो सीधा 0.2 का होल स्क्वायर कर लो, भाई अल्फा स्क्वायर है, सी है आपका 0.01 डिवाइड बाई, नीचे होगा 1 माइनस एल्फा कितना था 0.2 था। आया समझ में? इसको सिंपल सॉल्व करना है और आंसर आएगा। जरा एक आंसर बताओ मुझे, ये कितना आएगा? क्वेश्चन आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। यस, चलें अपन अगले क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों लेते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। जब भी बच्चों जब भी एक वर्ड जोड़ता है स्प्रैंगली सॉल्युबल, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपका नेचर कैसा होगा, मतलब वो आपका वेरी डाइल्यूट वाला केस होगा या फिर आपका डाइल्यूट वाला केस होगा। ध्यान दो यहाँ पे, एक मैं हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखने वाली बात है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के, सीधा क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, अगर क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी को लेके आता है ना, तो हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब स्प्रैंगली सॉल्युबल वाले केस में जो मोलरिटी टर्म आता है, जो नॉर्मलिटी टर्म आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व होगा सॉल्यूट, वही बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल आपका वही है जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी है, या बच्चों आपका नॉर्मलिटी है। सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे घर में भी आप सॉल्युबिलिटी देखते हो ना, सॉल्युबल आप सॉल्युबल नेचर को डिफाइन करते हो कि भाई पानी के अंदर चीनी को डाला, है ना, तो चीनी की सॉल्युबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि भाई जो जितना अमाउंट हम लोग अमाउंट बोलते हैं, मोल थोड़ी नहीं बोलेंगे घर के अंदर, तो इतना अमाउंट मैंने शुगर को डाला पानी के अंदर, तो पानी के अंदर बच्चों शुगर कितना अमाउंट डिजोल्व हुआ है, जितने अमाउंट डिजोल्व हुआ है उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा शुगर डाल दोगे और वहां पे अगर पूरा शुगर पूरी तरीके से मिक्स हो गया, तो बोलेंगे कि बच्चों जैसे मान के चलो 10 ग्राम मैंने आपको दी, ज्यादा अमाउंट आपका डिजोल्व हो गया, ठीक है।
ज्यादा अमाउंट डिजोल्व हो गया तो बोलेंगे भाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हो गया, कम अमाउंट डिजोल्व हुआ तो बोलेंगे भाई डाइल्यूट वाला केस होगा, कम जो चीनी है वो पानी है वो कम कम आपका मीठा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, वही चीज है। तो सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब है कि सॉल्यूट आपका सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन कितना पार्ट आपके एक यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व हुआ है, बस इतना। और उसका मतलब यहाँ पे होता है मोलरिटी और आपका नॉर्मलिटी, हम वही फॉलो करेंगे। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू बच्चों होता है कैपिटल के इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। जहाँ पे एम दिख रहा है उस एम को रिप्लेस कर देंगे, और बच्चों यहाँ पे मैं जब भी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी आएगा आपको एम को रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे एस लाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? तो ये बन गया आपका लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एस। अब एस को आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो एस को बाहर निकाल दो तो आपकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। एस इज इक्वल टू क्या होगा, के को यही रखो, लैम्डा एम को नीचे खींच के ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई लैम्डा एम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एस का मतलब सॉल्युबिलिटी है हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है बेरियम सल्फेट, और ये आपका एक बेरियम सल्फेट है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और जहाँ पे इसके बारे में है लैम्डा इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 200। ध्यान दो, ठीक है। और फिर उसने बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसकी वैल्यू उसने दी है 4 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, -5 सही लिख लो, -5 ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा है। और उसने फिर पूछा यहाँ पे कि भाई एस की वैल्यू क्या होगी, एस का मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी, और उसने एज इट इज पूछा कि केएसपी भी क्या होगा, दोनों आपको वैल्यू बतानी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी और बच्चों केएसपी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है, सबसे बनना चाहिए। देखो मैं आपकी यहाँ पे मदद करता हूँ, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछी है, बहुत सारी बुक्स में इसको कैपिटल एस ना करके स्मॉल एस भी बनाया गया है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ठीक है, मैं आपको मल्टीपल बुक का रिजल्ट बता रहा हूँ, कहीं पे स्मॉल एस है कहीं पे कैपिटल एस, नहीं तो फिर यही कंफ्यूज पकड़ के बोलोगे, मुझे लिख के भेजोगे। देखो स्क्रीनशॉट लेके देखो, देखो सर यहाँ पे स्मॉल एस लिखा है, आप तो कैपिटल एस बता दिए हो, इसलिए देखो स्मॉल एस लिखो चाहे कैपिटल एस। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पे कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से वो जो फॉर्मूला क्या है, के इंटू 1000 डिवाइड बाई लैम्डा एम, सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना कि 4 इंटू 10 की पावर -5 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या है, ये के की वैल्यू है। अभी बात समझ में आती है सभी को? हाँ तो क्लियर है। तो ये बेटा कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 डिवाइड बाई, नीचे लैम्डा एम जरा चेक करो, लैम्डा एम कितना, भाई लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है बच्चों, तो प्लीज इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन पता है बेटा सभी को, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेशन क्या है लैम्डा इक्विवेलेंट का, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम के साथ अगर बैलेंस फैक्टर का डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है, ये सभी को पता है। मेरे को लैम्डा एम चाहिए, तो बच्चों क्या करो, बैलेंस फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा एम बताओ जल्दी से क्या हुआ भाई, यहाँ से वैल्यू कितनी है 200। बेरियम सल्फेट बच्चों सॉल्ट है, आयनाइज कराओगे तो आपके नंबर ऑफ कैटाइंस और बोलता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ कैटाइंस, कैटाइंस का जो चार्ज है, कैटाइंस का चार्ज और जो एनएन का चार्ज है, वो चार्ज का जो नंबर है वो पॉजिटिव में लिख लो, उसका मल्टीप्लाई होता है सिंपल सा। जैसे बेरियम सल्फेट करोगे आयोनाइज तो Ba+2 होगा, SO4 -2 होगा, तो ऑब्वियसली 50 आपको इधर +2 इधर -2, लेकिन 2 आपको लेना है कोई सी एक वैल्यू उसको, ठीक है, कैटाइंस की या फिर एनाइंस की। तो ये लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 400, बस इसको उठाओ यहाँ पे पुट कर दो 400, सिंपल कैलकुलेशन और आंसर आ गया। आंसर आया बेटा, क्लियर हुआ? कितना आंसर आया, 10 का -4, कितने बच्चों का आया आंसर, बहुत सही, सही सॉल्व किया, 10 की पावर -4, ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। अब केएसपी निकालो जरा, केएसपी की वैल्यू क्या हो, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केएसपी बच्चों कैसे निकालते हैं, तो जिन बच्चों ने अगर इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उनको शायद आइडिया होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों कुछ नहीं करते हैं कि इसमें जो भी आपको एक सॉल्ट दे रखा है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है सर बेरियम सल्फेट, इसके जो कैटाइंस एनाइंस है ना, उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसको और डेप्थ में बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा डिफरेंट सॉल्ट्स को लेके। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, इसे आयनाइज करा लो,
क्या मिल गया, Ba+2 इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म, SO4 इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और एक बात बच्चों पता होना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना, तो कैटाइंस एनाइन सबके कॉन्सेंट्रेशन बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर आपको पता है। ठीक है, तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन वो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब ये कितना है, देखो इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। भाई कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी 1 है, तो पावर भी नहीं जाएगी, तो सीधा मानो इसका एस और इसका भी एस, दोनों का बराबर कॉन्सेंट, तो एस इंटू एस का एस स्क्वायर। यहाँ से केएसपी की वैल्यू हो गई आपकी एस स्क्वायर, और एस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 10⁻⁴। 10⁻⁴ इसको उठा के बच्चों कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे जैसे, तो 10⁻⁸ आपका आंसर केएसपी का होगा। ठीक है, तो केएसपी भी समझ में आई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्ट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से समझो। आया सभी को समझ में? यस। तो ये बच्चों पार्ट होता है हमारा यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हम लोग पार्ट डी। ठीक है, बहुत सही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट डी। पार्ट डी बच्चों है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरिजन्स के बारे में। अरे कोरोजन, रस्टिंग पढ़ते हैं ना, नहीं बोलोगे सर अंग्रेजी में क्या बोल दिया, क्योंकि फारसी बोल दी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, है ना। अच्छा, तो पार्ट डी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट डी, पार्ट पार्ट में पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में पूरी कहानी खत्म। कोरिजन्स, व्हाट इज कोरिजन्स, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, कोरिजन का मतलब बेटा क्या है? कोरिजन्स का मतलब होता है ईटिंग अवे, द ईटिंग अवे। किसका ईटिंग अवे? भाई किसका होगा, मेटल का ही होगा ना, और किसी का थोड़ी ना होगा। ईटिंग अवे ऑफ मेटल, हाँ भाई डिग्रेडेशन वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ईटिंग अवे ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का बच्चों ईटिंग अवे क्यों क्यों होगा, होगा ना, किसकी वजह से? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, वही मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। बहुत सही, और बता दो सर क्या बनेगा? और बनेगा मेरे बच्चों सल्फेट। क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा, वही मेटल का सल्फेट। और क्या बनेगा सर? कार्बोनेट, कार्बोनेट बनता है। और क्या बनता है? बाई कार्बोनेट। आप सोच रहे हो रस्टिंग कितनी कितनी कैटेगरी में रह रहे हैं, बाई कार्बोनेट। और बच्चों क्या बनता है? बस सल्फेट बना लो, वो तो ऑलरेडी बन गया है, सफिशियंट है, इसके बाहर मत पढ़ो। ठीक है, मोर देन इनफ, इसके बाहर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हो गया यहाँ तक। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? भाई एयर की प्रेजेंस में, और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी जो आजकल बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। बहुत बात समझ में आ गई, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही छोटी मोटी सी, बिल्कुल नन्ही प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं अपन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन का मतलब बच्चों है ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मेटल को चबा जाना, मेटल को खा जाना। कौन खा जाएगा? हम लोग थोड़ी ना खाएंगे मेटल को बेटा, हम लोग तो खाना खाते हैं, भूख लगती है तो मेटल को बच्चों कौन खा के जाएगा भाई? आपको पता है, गाड़ियों के नीचे रस्टिंग लगती है ना, घर में दरवाजे लगे हैं उनके अंदर रस्टिंग लगती है, आपने जानते हो। तो बेटा ये जो रस्टिंग हो रही है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, क्या क्या बनेगा? उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, उसी मेटल का सल्फेट बनता है, उसी मेटल के कार्बोनेट्स बनते हैं, उसी मेटल के बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। बहुत बात समझ में आ गई, क्लियर? तो कोरोजन बच्चों बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, ये हमारे सिलेबस में, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो देखा बच्चों, घर में जो दरवाजे लगाते हैं वो काफी टाइम बाद रस्ट होती है उनके अंदर। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि 2 साल में रस्ट हो जाए, है ना, कि 2 दिन में रस्ट होकर निकल गए, तो ऐसे तो गरीबी हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन का? देखो वो छोटा छोटा मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल यही ध्यान रखना है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म बच्चों क्या है, ध्यान दो बच्चों। ये लोग बोले, ये लोग, अब बोलो ये क्या गुम्बद सी बना रहे हो? हाँ, इसी गुम्बद से आपको समझ में आएगा। ध्यान, ये जो बच्चों ब्लॉक लिया है ना, ये ब्लॉक आपके आयरन का है। किसका ब्लॉक है? आयरन। भाई आयरन की रेस्टिंग पढ़ रहे हैं अपन, आयरन का ब्लॉक है।
तो घर में कहीं दरवाजा कहीं देख रहा हो, कोई चीज लोहे की पड़ी हो, उसको देख लो भाई, एक ब्लॉक मैंने निकाल लिया, अब इस ब्लॉक में रस्टिंग हो रही है। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो ब्लॉक होता है ना, वो थोड़ा जहाँ पे रस्टिंग होती है, आपने देखो कहीं घर में जब कबाड़े में कहीं कोई चीज पड़ी होती है ना, जहाँ पे रस्टिंग होती लगी होती है, आपने देखो कि भाई वहाँ पे जो आयरन है ना वो थोड़ा फूला होता, फूल जाता है, जहां जहाँ रस्ट लगी होती है वहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे नहीं उसमें कुछ ऊपर अंदर कुछ भर गया हो, ऐसा ऊपर से फूला हुआ होता है। ये बात समझ में आती है सभी को कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है, सभी ने देखा भी होगा। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो फूला हुआ जो पार्ट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी वाटर की ड्रॉपलेट्स। मैं सबको बताऊंगा धीरे धीरे अभी। यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी ड्रॉपलेट्स, है ना? ओके, बिल्कुल सही। नीचे भी क्या प्रेजेंट है सर? वही प्रेजेंट है, क्या? पानी की बूंदें। और पानी की बूंदें होंगी तभी बच्चों रस्ट होगी। ओके, गुड जॉब, हर बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो रस्टिंग होती है ना, दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मैं पहले बोल देता हूँ, जो रस्टिंग ऑफ जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ से सीईटी के अंदर, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो कोरोजन से बच्चों वो कौन से टाइप की सेल है, कैसे वर्क करता है? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल। और जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल बोला तो सारी बात ध्यान में आ गई। सर लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव। बस लेफ्ट हैंड बेटा, हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला। राइट हैंड कौन सा है? ये वाला। खाना खाते हैं इससे, तो इससे खाना खाता है क्या? नहीं, नहीं तो जनरली लोग गाँव यही बोलते हैं ना हर कोई, कि जिस हाथ से खाना खाते हैं वो सीधा हाथ होता है। भाई मैं तो इससे इससे खा सकता हूँ, कोई मेरा सीधा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहाँ से जो लेफ्ट साइड आपकी है नेगेटिव, इसको अपन क्या बोलेंगे? एनोड। समझो ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे जो आयरन भाई साहब हैं, इसके 2 मोल्स, ये फटाफट से बच्चों आयोनाइज होंगे Fe+2 के अंदर। खुश होकर बच्चों निकाल देंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बैलेंस कर लो, समझ में आ रहा है रिएक्शन? देखते चलो। तो 0 से बच्चों क्या +2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन। आया समझ में? अब बीच में क्या होगा? बीच में बेटा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जैसा होता है ना, तो बीच में एक लाइन खींच दो। लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, खींच दी लाइन। ठीक है, समझाने के लिए खींच दी मैंने, ऐसा होता नहीं है। यहाँ रस्टिंग हो रही है तो वहाँ पे लाइन खींची हुई देखो, नहीं तो आप तो बड़े साइंटिफिक हो, आप देखने पहुंच जाओगे सर देखो लाइन आपने बताई, वो लाइन तो दिख नहीं रही है, इसमें कहाँ लाइन है? हाँ, कुछ बच्चे लेकर आ जाएंगे सर ये लाइन कहाँ से आ गई। अच्छा बेटा, एक्सेप्रेशन करने के लिए ना, इधर ऑक्सीडेशन। अब इधर आ जाओ। इधर बच्चों क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल के पास से आए 4H+ आयन, वाटर मॉलिक्यूल के पास से, फिर से बोल रहा हूँ, ड्रॉपलेट है ना, वाटर मॉलिक्यूल के पास से बच्चों 4H+ आयन आए, इन दी प्रेजेंस ऑफ, भाई एयर तो होनी चाहिए ना, एयर से आया ऑक्सीजन। और इधर से बच्चों क्या, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये इधर से इधर जंप कर गए। जैसे जंप किए तो बन गया बेटा फिर से पानी। बना कि नहीं बना? अब आया समझ में? तो ये बड़ा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ चेक कर लो, बिल्कुल समझ लो ध्यान से। इधर बेटा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, अब ये पूरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ मुझे। भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ना यहाँ पे, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। H+ के साथ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ से गए? इलेक्ट्रॉन बच्चों गए एनोड से कैथोड की तरफ। भाई सिंपल सी सेल है, सिंपल सा रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। चलो बहुत से। अब बच्चों बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर। लिखता हूं मैं, इट इज कैसी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। न्यूमेरिकल आए तो भी कर लेना सॉल्व, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओवरऑल redox रिएक्शन। ओवरऑल redox रिएक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होगी बेटा 2 आयरन, यहाँ पे क्या होगा? 4H+ आयन, देखो ना, +O2 कन्वर्ट होके, भाई दोनों साइड के रिएक्टेंट उठा लो, एक साइड लिख दो। वो इलेक्ट्रॉन सब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वो भी आपको पता है। उसको लिख के दिखाऊं क्या? जो अभी लिखा था उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ रहा होगा कि दोनों साइड का कैथोड एनोड का रिएक्टेंट एक साइड लिख दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, लिख दो प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा? 2Fe+2। अरे हमने मैग्नीशियम तो बहुत पढ़े है ना, पर आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अभी जो पढ़ा था उसी का समरी बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि गुरुजी को आता है और अपने मुंह से बोल रहे हैं, बस मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ले लो, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नहीं बेटा 4। ठीक है, ये हो गया बेटा फर्स्ट रिएक्शन हो गई थी। सेकंड कौन सी हुई थी? सेकंड हुई थी आपकी 4H+ आयन +O2 +4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा यहाँ से बना था? पानी। पानी मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर रहा था मैं।
ऊपर वाली एनोड की रिएक्शन, नीचे वाली कैथोड की, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उड़ा दो सीधा, जो बचा उसको नीचे लग दो जोड़ जाड़ के, तो 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2 क्या बन गया भाई, क्या बन गया जल्दी बताओ। यहाँ से बन गया 2Fe प्लस 2, इधर क्या बना, पानी। अब समझ में आया कि नहीं आया, यही मैं बात कर रहा था। दिस इज ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। आती है, पूछते हैं, सीधा 4 मार्क्स मिलता है इसमें, खुशी खुशी 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में क्या चाहिए, 4 नंबर चाहिए। रैंक कितनी बढ़ती है, थाउजेंड्स ऑफ रैंक बढ़ जाती है बेटा। और जब आप ऊपर पहुंचते हो ना 550 के ऊपर 600 के आसपास, तो 1 नंबर पे पता है 4 नंबर पे कितनी रैंक बढ़ती है, लाख में रैंक ऊपर खिंच जाती है, 70,000, 80,000, 50,000 रैंक। सोचो 1 नंबर पे 10,000 बच्चे नीचे खटाक से, तो क्या कमाल की बात है। ऐसा होता है सच में, बिल्कुल होता है भाई। ये बात समझ में आई सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी पॉइंट, ओवरऑल रिएक्शन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। अब यहाँ से जो हुआ था रिएक्शन भाई कि 2Fe प्लस 4H प्लस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से मिला था सर 2Fe प्लस 2 एंड आपके यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब रिएक्शन का नेक्स्ट प्रोसीड और होती है कैसे, कि जो यहाँ से आपको मिला है प्रोडक्ट 2Fe प्लस 2, तो 2Fe प्लस 2 बच्चों 4 मोल्स के साथ यहाँ पे भाई रिएक्शन और प्रोसीड होगी, 4 मोल्स यहाँ जनरेट हो जाएंगे, रिएक्शन कंटिन्यूस होती जाएगी। तो 4 मोल्स Fe जो प्लस 2 है ये बेटा फिर से करता है पानी के साथ रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और खुशी खुशी बच्चों बनाता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। मैंने बोला था ना ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल सही। और बच्चों क्या बनाता है, डॉट x मोल ऑफ वाटर, ठीक है, x मोल ऑफ वाटर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रस्ट। रस्ट यही है, रस्ट का जनरल फॉर्मूला आपका यही है। लेकिन एग्जैक्टली एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों AIEEE के अंदर, AIEEE के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रस्ट की जो कंपोजिशन है, वहां पूछा गया था कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर, कि भाई जो मिक्सचर ऑफ रस्ट है, मिक्सचर ऑफ रस्ट है उसमें कौन कौन से कंपाउंड आपको प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे थे, तो भाई आपका Fe2O3 तो प्रेजेंट होता ही है, उसके साथ बच्चों आयरन का हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन वो लेस अमाउंट में होता है, लेकिन होता है प्रेजेंट। तो दिस इज द राइट आंसर। ये आपको प्लीज ध्यान रखना है कि जो कंपोजिशन है या जो आपकी मिक्सचर है रस्ट का, उसमें आपको ये पार्ट आपको मिलेगा। ये बेटा खत्म हो गया, यहाँ पे रस्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन मेथड। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई साहब। कोरोजन अगर बहुत ज्यादा होता है तो इससे हमारी इकोनॉमी पे भी असर होता है। ठीक है, हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट हो सकता है भाई, कोरोजन से होता है। इकोनॉमी क्या हम लोगों के साथ हो सकता है कि भाई जो भी, कि अगर कोरोजन ज्यादा तो होता रहेगा तो उससे बचना पड़ेगा। तो बचने के लिए बेटा पहला प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, सुना होगा ना सभी ने, गैल्वेनाइजेशन तो पहले भी सुना होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, व्हाट इज द मीन ऑफ गैल्वेनाइजेशन, कोई बताएगा। जिंक का यूज करते हैं, प्लेटिंग, हाँ। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्हेन मेटल इज कोटेड, metal is coated with zinc, important है zinc, to prevent corrosion, then process is known as या is called galvanization। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि ये नहीं है कि जैसा आप सोचो कि एक हाई इलेक्ट्रिक मेटल को नीचे कर दिया, डैश इलेक्ट्रिक ऊपर कोटिंग कर दी, ऐसा कोई वर्ड नहीं। गैल्वेनाइजेशन का हम लोग जिंक को फॉलो करें, किसको, जिंक। तो व्हेन मेटल इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन, उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिंक। ठीक है, कोटिंग किससे बेटा करेंगे, जिंक से कोटिंग करेंगे। समझ में आ गया, तो किसी कोटिंग करेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, तो उनके रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपको रोकेगी। अब ये बात समझ में आई सभी को। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम जिंक का यूज क्यों करते हैं। जैसे बेटा मैं क्वेश्चन पूछूं, ये जो जिंक वाला जो प्रोसेस है ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन। और इसको बच्चों हम लोग करते थे जो आयरन की जितनी बॉडीज हैं, और आपको पता है ट्रक है, गाड़ियां हैं, उसमें आयरन का बेटा काफी ज्यादा पार्ट होता है, आपको पता है। भाई आयरन नहीं होगा तो लकड़ी के थोड़ी नहीं बनते हैं, बैलगाड़ी बन जाएगी तो कहीं भी पता चलेगा वो इधर निकल गया उधर निकल गया। ठीक है, अच्छा। तो बेटा यहाँ पे आयरन आपको मिलता है, जितनी भी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं। अब रेल है, रेल तो बच्चों लोहे की बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी कागज की बना लोगे। तो ठीक है तो आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है जिंक और आयरन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो भाई, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा। रिएक्टिविटी की बात करोगे तो आपकी जिंक एक्टिविटी ज्यादा।
तो इसका मतलब आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब मैं पूछूं ER नॉट की वैल्यू, ER नॉट की वैल्यू की बात करूं तो जिंक की वैल्यू बच्चों कम होती है आयरन से, ध्यान दो। और यहीं पे अगर मैं पूछूं आपसे EO नॉट, तो इसका मतलब जिंक की वैल्यू क्या होगी, अधिक, एज कंपेयर टू आयरन। तो बेसिक पॉइंट देखो है क्या, बेसिक पॉइंट इज रिएक्टिविटी, कि भाई सब आयरन की रिएक्टिविटी कम है जिंक से, तो जब भी कोई प्रोसेस होगा तो जिंक बच्चों कोरोइड होगा, जिंक का लॉस होगा, आयरन जो अंदर प्रेजेंट है उसका लॉस नहीं होगा। जैसे मान चलो ये आयरन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं जिंक की कोटिंग कर दूं, तो बाहर से जो भी आपका एयर आएगा, O2 आएगा, मॉइस्चर आएगा, वाटर आएगा, जो भी चीज आएगी वो इसको खा जाएगी, ऊपर वाले को ईटिंग अभी ना, जो जिंक है उसको वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो आयरन है वो बच्चों एज इट इज जो आपको प्रेजेंट है सिस्टम के साथ, वो एज इट इज सेम प्रेजेंट होगा। तो जिंक आयरन का कोई लॉस नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर है, क्लियर होगा सभी को, बहुत सही। तो इसलिए बेटा यहाँ पे फोकस ये करना है कि ये रिएक्टिविटी तो आपको समझ में आती है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ER नॉट के ऊपर, EO नॉट के। अब याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब बनाते हैं टॉप टू बॉटम चलते हैं, इलेक्ट्रिक मेटल से फ्लोरीन की तरफ, नीचे की तरफ हाइड्रोजन की तरफ, तो बच्चों वहां पे क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर वाले सब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, आया हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव, फिर उसके फिर जीरो, और हाइड्रोजन पे आया जीरो, तो उसके नीचे सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यही तो होता है। अब समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है भाई। जिंक की एक्टिविटी तो ऑब्वियसली बच्चों हाई है, तो जिंक तो ऊपर होगा, आयरन नीचे होगा, तो जिंक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी भाई। आयरन के कंपैरिजन में जिंक की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस, मतलब मोर नेगेटिव में होगी, और आयरन की वैल्यू क्या होगी, वो लेस नेगेटिव में होगी। इसका मतलब बेसिक मतलब तो यही है ना, समझ में आ गया। इसका मतलब जो आपकी ER नॉट जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, कि आपका जो जिंक है उसकी वैल्यू कम आयरन से। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि अगर जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर जो गैल्वेनाइजेशन है, जहाँ पे हम आयरन जिंक को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ER नॉट का स्टेटमेंट सही कौन सा, EO नॉट का स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन नाम से बच्चों दिख रहा है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एनोड कैथोड का सीक्वेंस है, इसको तो हम कैसे समझते हैं, यस। तो बेटा when more reactive metal is introduced to prevent corrosion, ठीक है। तो मोर एक्टिव मेटल को इंट्रोड्यूस करना है लेस एक्टिव मेटल्स के ऊपर, और उसका कोरोजन आपको स्टॉप करना है। और कैथोडिक प्रोटेक्शन का सबसे अच्छा यूज करते हैं शिप, शिप मतलब पानी वाला जहाज, ठीक है, उसके अंदर इसका हम बहुत अच्छा यूज करते हैं। जैसे ध्यान दो, समझ में आएगा। जैसे मान चलो बच्चों ये पानी वाला जहाज है, नाव है छोटी सी या बड़ी सी नाव मान लो, जैसा आपके मन में लग रहा हो, और नीचे बच्चों ये पानी है। पानी मतलब बच्चों सैलाइन वाटर है, जैसे समुद्र में साफ पानी थोड़ी नहीं होता है, सॉल्ट वाटर होता है, और आपने कभी टेस्ट किया होगा तो, ठीक है, बिल्कुल। ये बच्चों समुद्र है, और ये आपके यहाँ पे नाव है, शिप है। तो बच्चों आप ध्यान देना, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ध्यान दो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये बच्चों यहाँ पे रहता है बेस मेटल, ठीक है, दिस इज बेस मेटल। अब बेस मेटल बच्चों किसकी बनाते हैं, आयरन की, ठीक है। उस बेस मेटल के नीचे बच्चों हम जस्ट क्या करते हैं, बेस मेटल के नीचे वाला ब्लॉक, ये जो येलो कलर से मैं कर रहा हूँ, ये बच्चों यहाँ पे होती है वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है, वुड होती है। वुड बच्चों ये वो वाली वुड होती है कि आराम से जिसका डिके नहीं होता है, ठीक है, यस, जो आपकी जो पानी की वजह से खराब नहीं होती आराम से, ठीक है। काफी कॉस्टली वुड होती है ये, जो आपके माउंटेन्स जो हिली रीजन है वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वुड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके बाद फिर नीचे क्या होगा, यहाँ पे इधर इस ब्लॉक इस नीचे पहले क्या होगा, आयरन होगा, उसके नीचे क्या होगा, लकड़ी होगी, वुड होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वो ध्यान दो, लास्ट में होगा आपका यहाँ पे मैग्नीशियम का बॉक्स, मैग्नीशियम बॉक्स। अब सुनो, जैसे बच्चों रिएक्शन होगी परफॉर्म, तो नीचे क्या मैग्नीशियम बॉक्स है, तो मैग्नीशियम बॉक्स बच्चों इसका लॉस होगा, इसका डिके हो जाएगा। क्यों भाई, इसकी एक्टिविटी है, नीचे आपका समुद्र में पानी है, वो पानी आपका सैलाइन वाटर है, बेटा किस रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम बॉक्स का। तो मैग्नीशियम बॉक्स हल्का भी होता है, हल्की भी होती है, तो मैग्नीशियम बॉक्स बॉक्स का डिके होगा। अब समझ आया।
अगर मैग्नीशियम बॉक्स का डिको होगा तो एक रिएक्शन समझना, बहुत मजेदार रिएक्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पे कैथोड और एनोड कौन सा होता है, प्लीज लिसन। तो बच्चों जो मैग्नीशियम होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, सभी को पता है। तो मैग्नीशियम बच्चों फटाफट से क्या होगा, आपके Mg+2 के अंदर लगातार जाता जाएगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालता जाएगा। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम बॉक्स जो नीचे लगाया है वो किसका होगा बेटा, वो आपका होगा एनोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, बात समझो ध्यान से। भाई रस्टिंग का मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना, तो वही तो बात कर रहे हैं। तो ये बेटा यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब इसका एनोड मतलब नेगेटिव। तो ऊपर वाली जो बेस मेटल है वो आपकी किसकी है, आयरन की है। तो आयरन का बच्चों यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्या करेगा। अब सुनना, अब सोचो सर आयरन का रिडक्शन कैसे हो, अरे होगा ना। देखो बच्चों मैग्नीशियम बॉक्स का लॉस तो हो ही रहा है ना, लेकिन उसके साथ साथ अगर गलती, ऐसा तो होता नहीं कि समुद्र में जहाज चल रहा है, चलते चलते देखा होगा ना, जब बहुत पानी उठता है उसके ऊपर तो उसके अंदर भी पानी आता है, देखा होगा ना। ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम चार पहिए गाड़ी के अंदर बंद होके बैठ गए, ठीक है, अब बाहर बारिश कितनी भी हो रही तो बारिश अंदर नहीं आएगी, वो तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठीक है। तो भर के एकदम से पानी गिर पड़े तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह होगी, कांच वांच को तोड़ के अंदर पानी घुस जाएगा, आप जान ही रहे हो। तो वही चीज है। अब समुद्र तो बच्चों इतना विशाल है, ठीक है, तो वहां से जो पानी है जब लहरें उठती है ना, तो लहरों के सामने कोई कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता, तो पानी उसके अंदर भी आता है। तो पानी जब अंदर आता है तो कहीं ना कहीं जो आपका अंदर वाला आयरन है उसका भी लॉसेस होगा। तो वो आयरन बच्चों कन्वर्ट किस में होगा, कहीं ना कहीं वो Fe+2 में होगा। अरे धीरे धीरे वो Fe+2 में हो जाएगा, और वही Fe+2 से बचा नीचे से निकले इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन और इस पे मूव करेंगे, क्यों, मैग्नीशियम आयोनाइज हो रहा है लगातार, दो इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन बच्चों एकोमुलेट कहाँ पे होंगे, उस बोर्ड के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन बेटा बोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, फटाक से ऊपर जो आपका आयरन है वो जो Fe+2 में कन्वर्ट हो रस्ट होके वही Fe+2 बच्चों करेगा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और कन्वर्ट फिर से हो जाएगा आयरन के अंदर। मतलब तो ऊपर का सरफेस था अगर वो Fe+2 में गया भी तो फिर से आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल समझ में आया। तो +2 से 0 में है मतलब बेटा रिडक्शन। आप समझ में आया क्या, बताओ पूरा प्रोसेस। और यही होता है बेटा, रियल रियल सीन यही है। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले बच्चों आती है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल की कहानी बच्चों बहुत आसान है, हम इसको एक बार यूज करते हैं, लिख लो यहाँ पे, इट इज यूज्ड ओनली वंस। एक बार इसे यूज कर दो और फेंक दो। तो कौन सी सेल यूज ऐसे करके फेंक देते हैं, ड्राई सेल। अरे रिमोट वाली सेल, घड़ी वाली सेल, समझते हो, ऐसा थोड़ी कर रख लेते हैं जेब में उठा के फिर से कि नहीं नहीं मुझे दे दो मैं इसको 100 पीस में लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लेक्लांसी सेल। एग्जांपल है लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल साइंटिस्ट के नाम पे है। लेक्लांसी सेल इज एग्जांपल ऑफ ड्राई सेल। इसमें बच्चों एनोड की रिएक्शंस क्या होती है और कैथोड की रिएक्शंस क्या होती है उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। यहाँ पे जिंक होता है, ठीक है, जिंक 2OH- रिएक्शन परफॉर्म कर बेसिक मीडियम से कन्वर्ट होगा जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर, छोड़ देगा बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड बेटा क्या होगा, यहाँ MnO2 को फॉलो करते हैं, MnO2, ठीक है, 2 मोल्स। और बेटा यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन NH4+, 2 मोल्स। और यहाँ से बच्चों वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, और जैसे वो ऐड होंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी बेटा, Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, NH4 अमोनिया गैस निकाल देगा और प्लस बच्चों निकालेगा यहाँ से पानी H2O, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक्सचेंज को बैलेंस कर लेना, 2 मोल्स आपका अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपकी एक्सचेंज है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अब जरा इसको समझ भी लो, एक फील भी कर लो, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों,